नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम पिछले वाले चैप्टर में हमने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में जो टेक्निक्स थी हमारी कि गांठ चार्ट क्या होता है, सीपीएम और पार्ट में इनका कैसे यूज लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या है कि इन जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की जो गांठ चार्ट के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, सीपीएम और पार्ट के बारे में हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि पार्ट और सीपीएम से हम किसी को एनालाइज कैसे करते हैं, किसी वर्क को किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम इसका प्रोजेक्ट की शेड्यूल तैयार करते हैं। तो ये दो तरह टेक्निक्स है हमारे पास, सीपीएम और पर्ट, जिसका पूरी फुल फॉर्म पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सीपीएम की पूरी फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट की पूरी है प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये दो टेक्निक्स है, इनसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म इनमें जो यूज लेते हैं वो टर्म है, एक तो है एक्टिविटी, एक तो एक्टिविटी कि कोई भी काम जो होता है हम क्या करते हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट लेते हैं। वो एलिमेंट्स को हम एक्टिविटी देते हैं कि ये एक्टिविटी जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि किसी बिल्डिंग बना रहे तो उसका फाउंडेशन एक एक्टिविटी होगी, फाउंडेशन करना। ठीक है, उसके बाद 3 लेवल की दूसरी एक्टिविटी होगी। तो इस तरह से, या जैसे आप कोई मशीन पे कोई जॉब बना रहे हो तो टर्निंग की एक आप, तो टर्निंग का जो वो एक एक्टिविटी होगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये कहलाता है उसको। और इवेंट जो है बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी का शुरू और एंड होना, जो इवेंट उसको हम कहते हैं इवेंट। तो कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई मतलब वो एक इवेंट हुआ, वो एक्टिविटी कोई एंड हुई, खत्म हुई, तो वो एक उसका एंड हुआ। और कंस्ट्रेंट जो है उसके क्या क्या लिमिटेशंस है उसकी, वो हमारे को पता होना चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशंस है कि इन टाइम के बीच में, इस समय के बीच में या इन सुविधाओं के बीच में हमारा कोई काम करना है, तो वो कहलाता है लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट जो है हमारा। ठीक है, और इसके बेस पे हम इसको नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब एक एक्टिविटी हुई, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो दूसरे पे डिपेंड है, तो दूसरी कौन सी, तो इस तरह से इनका आपस में इंटर रिलेशन डिसाइड करना, ये कंस्ट्रेंट में आता है। और उसके इंटर रिलेशन डिसाइड करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम के पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, उनके कौन सी एक्टिविटी एक साथ हो सकती है, कौन सी एक साथ नहीं हो सकती है, तो वो ये सारे जो बना के हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। और फिर उस नेटवर्क डायग्राम पे टाइम को मार्क करके क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहाँ पे हमारे को बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते हम, कि मतलब वहाँ थोड़ी सी अगर ढील दी हमने तो हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो डिले हो जाएगा। इसलिए वो पाथ जहाँ पे वो एक्टिविटीज, बेसिकली वो वाली एक्टिविटी जहाँ का हमारे को बिल्कुल टाइट उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ डिले नहीं हो, अगर वहाँ डिले हुआ तो हमारा प्रोजेक्ट डिले होगा। तो ये चीज़ है वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट है उसमें वही मैंने एक्टिविटी बताया, एक्टिविटीज़ हैं उनकी हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप निकालते हैं। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या होती है कि एक एक्टिविटी है, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, या उससे पहले कौन सी होगी, या ऐसी कोई एक्टिविटी है जो कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो उसके बिना वो नहीं हो सकती। तो इनका आपस में इसी तरह से सक्सेसर एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बाद आगे कौन सी आएगी, तो एक्टिविटी। और फिर आता है इवेंट। इवेंट मतलब वही कौन सी एक्टिविटी कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, वो टाइम उसका देखना, तो ये इवेंट कहलाता है। तो इनको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब आता है कि ये नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है इसके बेस पर, तो उसकी क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्या नियम है इसके, इस पर आते हैं अपन। तो बिफोर एक्टिविटी कैन बिगिन इट्स प्रीसीडिंग एक्टिविटीज मस्ट बी कंप्लीटेड। तो पहला चीज़ है कि कोई भी एक एक्टिविटी शुरू होती तो उससे पहले उसके पिछली वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तो ये शुरू नहीं हो सकती। तो पहला नियम ये है इसका। ठीक है, दूसरा है एरो इंडिकेट लॉजिकल प्रेसिडेंस। एरो जो होता है ना वो लॉजिकल, एरो मार्क से दिखाया जाता है कि ये एक्टिविटी हुई, आगे की कौन सी होगी, उससे आगे की कौन सी होगी, ये प्रेसिडेंस के उसको बताता है। ठीक है ना। ठीक है, फ्लो डायग्राम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरली इसमें जो डायग्राम बनाया जाता है वो लेफ्ट टू राइट बनाया जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं कि एरो की डायरेक्शन हम राइट टू लेफ्ट कर दें, वो नहीं। इसका जनरली ये है कि लेफ्ट टू राइट ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, और एरो शुड नॉट इंटरसेक्ट। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी दो एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने वाले एरो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए। ठीक है,
फिर है डेंगलिंग शुड बी अवॉइडेड। डेंगलिंग का मतलब ये है कि ग्रुप में कहीं हम बाहर निकाल के करते हैं, आगे मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा, बताऊंगा कि डेंगलिंग क्या होती है, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्टिविटी ऑन आर्क। आर्क का मतलब ये एरोज कहने का, एक्टिविटी ऑन एरोज भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये जैसे आप ये गोले हैं ना, इनको बोलते हैं नोट्स। ये गोले हैं, ये नोट्स बोलते हैं, और ये बीच में एरो है, ये सारी एक्टिविटीज दिखाते हैं। तो ये तो इवेंट शुरू हुआ, जैसे ए एक्टिविटी 1 पे शुरू हुई, 2 पे खत्म हुई, तो इस तरह से इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूजुअल आर्क्स टू रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एंड नोट्स टू रिप्रेजेंट इवेंट्स, ठीक है। इट इज इवेंट ओरिएंटेड। इसमें क्या है, इवेंट के बेस पे हमने बनाया, ज़्यादातर हम वर्क इसी बेस पे करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा इजी होता है समझना। जैसे एक्टिविटी दूसरा एक तरीका है, जो ये तो AOA है, एक AON मेथड होता है जिसमें एक्टिविटी और नोट्स, जो एक्टिविटी जो होती है वो नोट्स पे देते हैं और ये इवेंट को हम एरो पे दिखाते हैं, तो वो अलग है, तो वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन ये ज़्यादा ये सुविधाजनक या समझने में ज़्यादा आसान ये चीज़ रहती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से, और फिर ये जैसे ए एक्टिविटी तो इसका समय लिख दिया जाता है, बी एक्टिविटी, तो बी जो एक्टिविटी है वो ए कंप्लीट होने के बाद ही हो सकती है, सी एक्टिविटी भी ए कंप्लीट होने के बाद हो सकती है, लेकिन सी और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये अपने आप शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से ये जो ई एक्टिविटी है ये सी के बाद शुरू होती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे अपन ये जो डमी बताया ये इसलिए बताया है कि जो ई एक्टिविटी है ना वो बी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब नहीं हो सकती, लेकिन इनका आपस में यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको डैश लाइन से डमी एक्टिविटी कहलाती है, इससे दिखाते हैं। तो इसको इस एक्टिविटी का टाइम हम ये मान के चलते हैं 0 टाइम लगता है, ठीक है। इसी तरह से डी जो कब शुरू होगी, जब बी कंप्लीट होगी, ठीक है। ई कब शुरू होगी, जब सी और बी दोनों कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एफ कब कंप्लीट हो शुरू होगी, जब ई कंप्लीट हो जाएगी। जी कब शुरू होगी, जब डी और एफ दोनों कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से एच कब होगी, जब जी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा ये वर्क जो हम इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये डमी एक्टिविटी का मतलब है, डमी एक्टिविटी जो है द एडिशन ऑफ द डमी एक्टिविटी टू क्लेरिफाई द प्रेसिडेंस। इसमें वही प्रेसिडेंस मतलब अब जिसे हम डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हमारे को ये प्रेसिडेंस दिखाना है कि ई कब होगी, बी के बाद। तो हम ऐसा नहीं कि इसको यूं घुमा के यहाँ जोड़ दे बी को, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए इसकी बजाय हमने क्या इसको अलग अलग दिखाया और यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी से इसको जोड़ दिया। When 2 or more activities start and end at the same node, कब डमी एक्टिविटी को काम में लेते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी एक ही नोड से स्टार्ट और एंड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम डमी एक्टिविटी लेते हैं। When 2 or more activities share the same precedence, या कोई 2 एक्टिविटी जो एक ही पिछली एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, तभी हम इसको डमी एक्टिविटी को काम में लेते हैं। तो ये डेंगलिंग जो आप कह रहे थे ना, डेंगलिंग का मतलब ये अलग से ये लटका हुआ, ये डेंगलिंग का एग्जांपल बताया आपको कि इस तरह से अगर ऐसा हो तो ये डेंगलिंग कहलाती है। इसी तरह से एरर्स जो होती तो डेंगलिंग नहीं होनी चाहिए, वो पहले यहाँ आया था ना इस डायग्राम, आप यहाँ पे ये डेंगलिंग, तो ये डेंगलिंग है, ठीक है। तो ये डेंगलिंग का जो है यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है कि ये अलग से इस तरह से ये लटका हुआ हमारे को ये हो। अब ये 5 ये वाली एक्टिविटी जो है ना, इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं दिख रही है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से लूपिंग नहीं हो, ये लूपिंग बनी हुई, तो इस तरह से लूप नहीं बन जाए कि ये हुआ इसके बाद ये, तो ये इसकी बजाय तो हम इसको क्या अलग से पूरा ये शो करके और फिर इधर प्रेसिडेंस से शो करेंगे, तो इस तरह से लूपिंग नहीं बने, इसका देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब ये देखो ये यहाँ से ये गया और यहाँ से हमने इसको डमी एक्टिविटी से जोड़ दिया, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है, हम इसको यहाँ 6 यहाँ रख के 7 रख के और सीधा सीधा जोड़ सकते थे। तो ऐसे रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों को एक एरर से बचना चाहिए, ठीक है। अब ये जो बताया मैंने वो तो अपन ने देखा था एक्टिविटीज ऑन एरोज या आर्क, ठीक है ना। अब आता है एक्टिविटीज ऑन नोट्स। नोट्स पे एक्टिविटी हो तब कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए ये है कि ये एक्टिविटी ये है, इसमें 2 दिन या 2 मिनट का टाइम लग रहा है, फिर ये एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई, यहाँ से सी का है, यहाँ सी स्टार्ट, सी में इतना टाइम लगेगा, तो इस तरह ये दिखाया गया है। तो ये एक्टिविटी ऑन नोट्स पे दिखाया गया है, ठीक है। अब आता है कि टाइम एस्टिमेट किस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। तो टाइम एस्टिमेट में क्या होता है कि जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो क्या हमारे को पुराने एक्सपीरियंस से हर एक्टिविटी का टाइम पता होता है कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगेगा, इस एक्टिविटी में।
लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल नया हो या पहली बार हम काम कर रहे हैं उस पर, तो हमारे को फिर उसका एक अनुमान लगाना पड़ता है। तो वो अनुमान लगाना पड़ता है, तो वो अनुमान के आधार पर हम उसको टाइम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें टाइम में जो है, इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये निकालते हैं, एक तो टोटल टाइम पूरे प्रोजेक्ट में कितना लगेगा वो इस पूरे नेटवर्क डायग्राम से निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है ES, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, किसी भी एक्टिविटी कब से जल्दी कब शुरू हो सकती है वो निकालना। अब ये बेसिकली इसका क्यों आता है क्वेश्चन, कि ये आप क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे, तो जैसे ये एक्टिविटी है कौन सी, बी, कब शुरू हो सकती है, जब तक कि ए कंप्लीट नहीं हो जाए। तो जब तक ए कंप्लीट नहीं होगी बी नहीं हो सकती। तो ये जल्दी से जल्दी कब शुरू हो सकती, जब ए का कंप्लीशन होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये ई एक्टिविटी कब शुरू हो सकती है, जब बी और सी दोनों कंप्लीट हो जाए, है ना। या ये जी कब शुरू हो सकती है, जब डी और एफ दोनों कंप्लीट हो जाए। तो मान लो डी को 4 दिन लगते हैं और इसको एफ को 2 दिन लगते हैं, तो ये कब शुरू हो सकती है, 4 दिन पे। तो वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका कब होगा, वो उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो किसी भी एक्टिविटी का फिनिश टाइम अर्लीस्ट कौन सा होगा वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इसका उल्टा, कि लेटेस्ट फिनिश टाइम, कब देर से देर कब हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई एक्टिविटी को, देर से करें तभी हमारे प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है, विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट, तो वो आती है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। इसी तरह से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जब किसी भी एक्टिविटी को देर से देर कब तक स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो वो होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हैं, इनको काम में लेंगे हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम जो इसमें कैलकुलेशन करेंगे ना, तो एक तो आता है फॉरवर्ड पास और दूसरा आता है बैकवर्ड पास में कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम निकालते हैं स्लैक टाइम। तो बेसिकली अब ये होता क्या है मैं बता देता हूँ। फॉरवर्ड पास में क्या अपन लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करते हुए जाते हैं, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम निकालते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब कोई पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे दो एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी दो पे डिपेंड कर रही है, तो उन दोनों में से जो लेट फिनिश हो रही है वो उस एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हायर जो होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बैकवर्ड पास में क्या करते हैं, जैसे पूरा प्रोजेक्ट है लास्ट एंड से शुरू करते हैं हम, कि यहाँ पे कंप्लीट होगी तो हम पीछे उल्टा चलते जाए कि वो जब फिनिश कब होगी, वो स्टार्ट कब होगी, वो स्टार्ट होने के बाद अगली एक्टिविटी जब फिनिश होगी, तो इस तरह से करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जब कहीं दो एक्टिविटीज एक जगह मिल रही है तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जो कम होगा इनमें दोनों टाइम में, लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट दो एक्टिविटीज का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम एक ही जगह अगर आ रहा है, तो उनमें से जो कम वाला होगा वो हम लेंगे, ठीक है। उसमें हम ज्यादा वाला ले रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास दोनों में का हिसाब से हमारे को लेटेस्ट टाइम और लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम ये दोनों मिल जाते हैं। तो स्लैक टाइम जो होता है ना, ये बेसिकली किसी एक भी एक्टिविटी का डिफरेंस होता है बेसिकली। तो वो टाइम होता है जिसमें मतलब उस एक्टिविटी में अगर कोई डिले हो जाता है उतने दिन का, तो प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं होता है, ठीक है। तो ये वो कहलाता है स्लैक टाइम। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे ये स्लैक टाइम 0 होता है, मतलब कोई नहीं, वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ होता है, वो क्रिटिकल पाथ वो होता है, ठीक है। तो अब ये कंपैरिजन बता दिया पर्ट और सीपीएम में क्या कंपैरिजन है, इस पे आ जाते हैं। तो बोथ आर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सिमिलरिटी तो है। बोथ आर यूज्ड टू एज टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, दोनों डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। बोथ इन्वॉल्व ड्राइंग एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, दोनों में नेटवर्क बनाया जाता है, जैसा अभी अपन ने देखा है दोनों में नेटवर्क बनता है। लेकिन अब जो बेसिकली डिफरेंस क्या है वो अपन देखते हैं, कि जो पर्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे को टाइम पता नहीं होता है, तो टाइम पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, तो वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जबकि सीपीएम है वो डिटर्मिनिस्टिक है, जिसमें हमारे को फिक्स टाइम पता होता है कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम होता है, ठीक है। ये जनरली होता है नॉन रिपीटेटिव वर्क में काम में लेते हैं, क्योंकि कोई वर्क जो बार बार रिपीट नहीं हुआ, पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से। जबकि ये जो काम में लेते हैं वो रिपीटेटिव वर्क में, तभी हमारे को फिक्स टाइम पता होता है, ठीक है ना। रिजल्ट कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ इवेंट, इसमें रिजल्ट को इवेंट की के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जबकि इसमें रिजल्ट को एक्टिविटीज के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रिलेटेड विद एक्टिविटीज ऑफ अनसर्टेनिटी, वही अनसर्टेन है, और जबकि इसमें सारा टाइम जो है वो वेल नोन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज होती है। अब आता है एडवांटेज ऑफ पर्ट एंड सीपीएम क्या है,
एक तो कॉस्ट रिड्यूस करने में काम आती है, वर्क को एलिमिनेशन ऑफ रिस्क इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में रिस्क को कम करती है, फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने में काम आती है कि कब रिसोर्सेज चाहिए, कितने चाहिए, उससे में काम आती है, और रिडक्शन इन अनसर्टेनिटी को ये कम करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क चार्ट एंड टेंड टू बी लार्ज, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लंबा हो जाता है, उनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेक ऑफ टाइम फ्रेम ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीपीएम, हार्डर टू शो स्टेटस। इसमें क्या होता है, जैसे शेड्यूल गांठ चार्ट में दिख रहा था ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम निकाल सकते हैं कि ये एक्टिविटी इतने लेवल तक कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें इस वक्त पता नहीं चलेगा, इसमें स्टार्ट और एंड पता चलेगा, बीच की स्टेज का हमारे को पता नहीं चल पाता है, ठीक है। When PERT and CPM charts become unwidely, they are no longer using to manage project। ये जब बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो जाते हैं तो हम इसको यूज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर स्किलफुल पर्सनल, इसको पूरे को काम करने के लिए बहुत ही नॉलेज और स्किल वाले व्यक्ति हमारे को जरूरत होती है। तो ये पूरा पार्ट और सीपीएम और इसके बारे में है। अब इनसे रिलेटेड अपन जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं।